हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सब परेशान है कि एचडीएफसी बैंक गिर क्यों रहा है। मर्जर की न्यूज आई, बहुत कुछ अच्छा हुआ, मार्केट एक्साइटेड नहीं सुपर एक्साइटेड होके उस दिन रैली कर गया, फिर क्यों लगातार गिर रहा है। भाई बहुत अंदर की खबर है, बहुत सारी कहानी है। आपके स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है। पहले तो आपको प्रूफ दिखा देना जरूरी कि जिस दिन ये रैली हुई थी सामने ही मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था ये ऊपर से गिरा क्यों है, उसके अंदर चक्कर है और जैसे जैसे पोल खुलेंगे मैं पोल की खबर लेके आऊंगा। और आज वही पोल की खबर लेके आया हूं जहां पर रिटेल वाले सिर्फ न्यूज में एक्साइटेड होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं न्यूज से एक्साइटेड मत होइए, बड़े प्लेयर के पास ये कई सारी चीजें पहले से होती है। हो सकता है कि मैं जो बोलूं वो कल के डेट में मुझे वीडियो हटानी पड़े मे बी, बट कुछ डेटा फैक्ट हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं और उस पर मैं भी सवाल उठाऊंगा और शायद आप भी सवाल उठा सकते हैं कि अरे दोस्त ये क्या बता दिया आपने, ये तो सही में आई ओपनर है। तो जी हाँ, बिल्कुल आई ओपनर वीडियो है। हम आपको बताएंगे कि मर्जर की न्यूज़ के बाद स्टॉक गिर क्यों रहा है, क्या है कारण, और साथ में वो अंदर की खबर किसने इस मर्जर की न्यूज़ से पहले से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर उठाए थे अच्छे खासे। जी हाँ, तो क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं वीडियो अपलोड होती है आप सीखेंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो के स्पॉन्सर है कुकू एफएम। देखिए, पैसा कमाना बहुत हार्ड नहीं है, ये एक कला है, किसी के पल्ले नहीं पड़ती। तो इस कला को सीखा जा सकता है अपने नॉलेज को बढ़ाकर, और इसलिए पेश है आपके लिए एक ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग। उसका हिंदी एडिशन जो पीटी बर्मन ने लिखा है। कुकू एफएम के जरिए आप कभी भी सुन सकते हैं, पैसा कमाने की कला को सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट 250 यूज़र को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। MA50 हमारा कोड है, जिसको यूज़ कीजिए। देखिए, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी ग्रुप का मर्जर इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी तक का सबसे बिग मर्जर होने वाला है। दोनों कंपनियां मर्जर की राह पर बढ़ चुकी हैं। बोर्ड ने मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन आरबीआई, सेबी, सीसीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, IRDAI, PFRDA, NCLT, BSE, NSE, एक लंबी लिस्ट है जिनसे मंजूरी मिलनी है। दोनों कंपनियों को अपने अपने शेयर होल्डर और क्रेडिटर से भी मंजूरी लेनी है। तो पहले ब्रीफ में जानते हैं कि इस मर्जर के बाद शेयर पर क्या इंपैक्ट होगा, आपके पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट होगा, और उसके बाद जानेंगे उस कहानी को जहां पर आप फंस चुके हैं। तो इस मर्जर में कंपनी के शेयर होल्डर, क्रेडिटर भी शामिल होने वाले हैं। कंपनी ने जब जानकारी दी कि भैया 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक ये पूरा हो जाएगा, दोनों कंपनियों ने कहा कंबाइंड एंटिटी मिलेगी, सख्ती बनेगी। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक के कस्टमर मॉर्गेज को भी कोर प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियों के बोर्ड का मानना है इस सौदे से कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, सभी स्टेक होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होगा। लॉन्ग टर्म, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म। इसके आधार पर मर्जर के हाउसिंग फॉर सेल के विजन को भी सख्ती मिलेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले दिमाग से बात निकाल दें, सब लॉन्ग टर्म। इसके अलावा एचडीएफसी के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंक में शुमार, दुनिया के, ध्यान से दुनिया के, सौदा करीब 4.53 लाख करोड़ में होगा, जो इस साल 2022 में दूसरा सबसे बड़ा सौदा कहलाएगा। इस सौदे के पूरे होने के बाद बैंक का मार्केट कैप 15.12 लाख करोड़ के करीब पहुंचेगा, यानी मार्केट कैप के मामले में इसकी भिड़ंत होगी दुनिया के चौथे सबसे बड़े बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन से। साथ ही ये मार्केट कैप के मामले में रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। अभी कौन सी है मार्केट कैप के मामले में? सेकंड नंबर पर। मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सब नहीं, इतनी सी चीज आपको भी बतानी है। देखिए, स्टैंड अलोन बेसिस पर एचडीएफसी बैंक का कुल एडवांस 12.7 लाख करोड़ था, जबकि एचडीएफसी के पास 5.25 लाख करोड़। तो एचडीएफसी की कुल एडवांस बुक में 77% लोन इंडिविजुअल लोन कैटेगरी में है। एचडीएफसी बैंक जिसकी लोन बुक का 28% रिटेल, कॉर्पोरेट में 26% है, उसको एचडीएफसी के होम लोन कस्टमर से बैंक को, जो बैंक के कस्टमर में शामिल होने से बहुत फायदा मिलेगा। इस डील के तहत एचडीएफसी बैंक 100% पब्लिक शेयर होल्डर के ऑनरशिप में आएगा, जबकि एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयर होल्डर के पास एचडीएफसी बैंक में 41% की हिस्सेदारी। जो एचडीएफसी शेयर होल्डर है उनको 25 शेयर के बदले
उस ज्वाइंट कंपनी में एक्सचेंज रेशियो पर 42 शेयर मिलेंगे। तो ये एक ब्रीफ थी जिसमें हमने बताया मर्जर से क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। कहानी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म भूल जाइए। अब अगर आप एक शेयर होल्डर हैं HDFC बैंक के, तो आपको क्या मिलने वाला है? अगर ये मर्जर इतना इफेक्टिव था तो शेयर क्यों गिर रहे हैं, तो इसको 5 पॉइंट में पहले डिस्कस करेंगे और लास्ट में वो किसने पहले से माल उठाया था, राइट। तो सबसे पहला रीज़न यही कि मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट बना हुआ था कि इस मर्जर से बहुत बिग कंपनी बनेगी। जो सबसे बिग रीज़न है पहला, वो ये है कि मार्केट में ये सेंटीमेंट्स बना हुआ है कि इस मर्जर से जो HDFC की सब्सिडरी कंपनी है, लाइक HDFC लाइफ है या अदर है, HDFC आर्गो है, ये सब कंपनियों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि जो पहले वाला अवलोकन था वो ये मानता था कि सबको फायदा होगा, लेकिन जब रियल एनालिसिस बाहर आ रही है तो वहां पर ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो HDFC लाइफ है, तो सरकार किसी बैंक को, किसी इंश्योरेंस कंपनी को अपने अंदर रखने नहीं दे सकता है। और इसी तरह और भी सब्सिडरी कंपनी है, वहां पर भी शायद, ध्यान से सुनिएगा, शायद गवर्नमेंट के रोल का असर पड़ेगा। इससे क्या होगा? सब्सिडरी की ग्रोथ पर इंपैक्ट होगा। तो अब जहां पे ये माना जा रहा था कि पूरा जब इकट्ठा होगा तो HDFC बैंक को पूरा फायदा होगा, सारी सब्सिडरी को फायदा होगा, लेकिन अब यहाँ पे तो उस पर पूरा क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो गया है कि सरकार क्या आदेश देगी, सेबी का क्या रिप्लाई आएगा, क्या सेबी ऐसा होने देगी कि नहीं ठीक है HDFC बैंक एज इट इज, जैसे HDFC लाइफ चल रहा था वैसे ही रहेगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है जिसके कारण मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। एंड ड्यू टू दैट रीजन अभी तक क्लियरिटी नहीं, क्योंकि बैंक ने खुद कहा था कि हमने भी सेबी को बोला है भैया आप क्लियर कर दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये वो एक सबसे बिग क्वेश्चन है जहां से आप गिरावट देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे पर। अभी मार्केट में एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और वो फर्जीवाड़ा है टेलीग्राम का। बहुत सारे फर्जी लोग मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल चलाकर लोगों को लूट रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो रियल टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। और वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्जी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सर्च में जाते हैं, मुकुल अग्रवाल जब सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर न जाने कितने सारे फर्जी चैनल दिख रहे हैं जो लोगों ने हमारे नाम पर खोला हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये 100% कंप्लीट फर्जी है, आप कहीं भी जुड़ेंगे ये लोग आपको लूट लेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे फर्जी चैनल से दूर रहें। एबिलिटी टू मेंटेन SLR, यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार HDFC को पब्लिक डिपॉजिट के 13% पर SLR रखने की आवश्यकता है, जो मर्जर के बाद नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी के 18% तक बढ़ जाएगा। अब कहेंगे SLR, तो SLR यानी सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि बैंकों के पास उपलब्ध डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कि उन्हें डिपॉजिट पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना रिक्वायर होता है। बैंकों को अपनी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा सिक्योरिटीज़ जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर देना होता है। उदाहरण के लिए आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, अब बैंक को इसमें कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास SLR के रूप में देना होगा। मान लीजिए उस समय SLR 20% है, तो बैंक को इस 1000 में से 200 रुपये रिजर्व बैंक के पास देना होता है। आई होप समझ में आई होगी बात। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। तीसरा है नीड टू होल्ड कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। अब ये क्या है? तो कैश का 1% है जिसे बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट के मुकाबले रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिन्हें टेक्निकल टर्म में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL कहा जाता है। CRR के 3 उद्देश्य: टू मेंटेन बैंक लिक्विडिटी, टू मेंटेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक, टू डिटरमाइन रेपो रेट। अभी भारत में कैश रिजर्व रेट 4%, इसका मतलब किसी बैंक को 100 रुपीज़ जमा मिलते हैं तो उसे 4 रुपये नगद जमा के रूप में RBI के पास रखना है। यानी आपके लिए RR रेट एक इंडिकेटर है, उनकी जमा राशि का एक निश्चित परसेंटेज हमेशा RBI के पास सुरक्षित, भले ही उनके बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन
कमजोर हो। HDFC के पास पहले कोई कैश रिजर्व रेशियो नहीं था, इसलिए HDFC में नील CRR बैलेंस के अगेंस्ट मर्ज की गई एंटिटी यानी HDFC को NDTL के 4% CR रखने की आवश्यकता होगी। हायर मैंडेटरी रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट से फंडिंग कॉस्ट में वृद्धि होगी और ये निवेशकों के लिए बन गया है चिंता का विषय और गिर रहा है स्टॉक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कीजिएगा। चौथा है एबिलिटी टू बिल्ड PSL एनालिस्ट। अब CRR SLR के अलावा एक और चीज़ है, नई इकाई पोर्टफोलियो के खिलाफ किस कीमत पर PSL का निर्माण कर पाएगी। HDFC लिमिटेड का कैश टू टाइम रेशियो लगभग 8%, HDFC बैंक का लगभग 37%। रिपोर्ट में कंबाइंड इंटिटी के लिए CIA रेशियो लगभग 32-34% तक गिरने की संभावना है। अब ये एक ऐसा रेशियो है जो फाइनेंशियल मेजर करता है, जो किसी कंपनी की कॉस्ट को उसकी इनकम के अनुपात में शो करता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बैंक की इफ़िशियंसी को नापने के लिए किया जाता है। तो ये अगेन एक डर आ गया। पांचवा है टू बिग फॉर म्यूचुअल फंड। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि कुछ इन्वेस्टर को डर है कि कंबाइंड एंटिटी म्यूचुअल फंड के लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वे कई म्यूचुअल फंड योजना में 10% की थ्रेशोल्ड को पार कर सकते हैं, तो उन्हें उस कंडीशन में बेचना पड़ जाए। तो मैंने जो आपको 5 रीजन बताए वो एक ऐसा अनुमान है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का डर, जिसके कारण अभी आपको इम्पैक्ट गिरने का दिख रहा है और अभी 18 महीने का मर्जर में वक्त ऑलरेडी बाकी है। तो ये जो गिरावट है सबसे पहले क्या है, उस डर का टेम्पररी इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन अब अपनी बात को फाइनल करने से पहले एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट पे आते हैं, डेटा फैक्ट पे आते हैं। यहां पर डेटा फैक्ट पता है क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड buy and sell data collected by ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज, HDFC म्यूचुअल फंड ने 80 लाख शेयर खरीदे HDFC बैंक के, 71 लाख शेयर खरीदे HDFC के, कब? मार्च में। और ये मर्जर से पहले की कहानी है। तो अब आप समझ लीजिए, मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं जो मैंने कहा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये न्यूज़ आने से पहले माल लोड करना, क्योंकि गिरावट हो रही थी शेयर में और शेयर में तेजी हुई, तो क्या हुआ ये आप जान सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि बिना डेटा फैक्ट के कहना हम लोगों के लिए गलत है, बट आप लोग तो फ्री हैं समझने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर टेम्पररी इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। लॉन्ग टर्म 100% बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होकर आएंगी। यानी जो मैंने उस दिन भी उस वीडियो में कहा था, फिर से आपके सामने वो वीडियो स्क्रीन पर है, कि टेक्निकल बेसिस पे इसमें तेजी होने के लिए जो HDFC बैंक है, इसको 1750 के ऊपर चलना जरूरी है। लेकिन जो अभी न्यूज बेस पे गिरावट हो रही है वो आपके लिए नीचे में एक बन सकता है मौका, बिल्कुल मौका, बिल्कुल मौका। तो आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी, बड़े लोगों का गेम आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म में क्यों गिर रहा है वो समझ में आ गया होगा, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल मौका है बिना किसी डाउट के, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप मैंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख दी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।